ये चूरू से खबर है जहां पर 10वीं की छात्रा से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि घटना रतन नगर थाना इलाके की है, जहां पर संबंध बनाने से इनकार करने पर दो युवकों ने पहले नाबालिग छात्रा को जमकर पीटा, पीट कर अधमरा कर दिया और उसके बाद उससे गैंगरेप किया। घटना 10 मार्च की है, जहां पर पीड़िता की रिपोर्ट सोमवार देर शाम को कमल और उसके एक साथी के खिलाफ दर्ज की गई। महिला थाने में आईपीसी और पोक्सो की संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने पीड़िता का राजकीय भरतिया अस्पताल में मेडिकल करवाया। नाबालिग छात्रा के पूरे शरीर पर चोट के निशान है। पीड़िता के मुताबिक 1.5 साल पहले आरोपी ने जबरन उसका रेप किया, अश्लील वीडियो बना लिया था और फिर आए दिन वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रेप करता रहा। पीड़िता ने बदनामी के डर से परिजनों को इस बारे में कुछ नहीं बताया। 10 मार्च को फिर आरोपी युवक ने फोन पर उसे रात को खेत में बुलाया, जहां पर आरोपी के साथ उसका एक और साथी मौजूद था। आरोपी ने पीड़िता को अपने साथी से संबंध बनाने का दबाव डाला और जब पीड़िता ने इनकार किया तो उसे पीट कर अधमरा कर दिया। उसके बाद दोनों ने उसके साथ गैंगरेप किया। दरिंदगी की काम कर रही और शाम को खेत में आके सोने के बाद में बच्चा व 2 दिन आए। आने के बाद में गेट के सामने ही मारपीट हुई है। मारपीट करके उसने डाल दिया। मैंने सुबह बच्ची को पूरी रात तलाश किया और तलाश करने वाले मेरे को बच्ची नहीं मिली। सुबह मैंने जो उठा तो वहाँ गेट के पास में ही। तो आखिरकार जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि मरुधरा में ये हो क्या रहा है। बुरी तरह से पीटने के बाद सामूहिक दुष्कर्म की ये घटना, ये जिस तरीके से सामने आई है, इसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। ये मामला और उसके बाद मामला दर्ज नहीं करवाने का दबाव बनाया गया। आरोपी अब तक गिरफ्त से दूर है और आखिर क्यों आरोपी को पकड़ने में लेट लतीफी की जा रही है? क्या इसी लेट लतीफी से कानून का डर खत्म हो रहा है? क्या खाकी खुद को खत्म कर रही है, अपना इकबाल खत्म कर रही है? ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चूरू से मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अब तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि जो मामला है वो दर्ज रात को हुआ था और उसके बाद रात को ही जो पीड़िता है उसका देर रात मेडिकल है वो राजकीय भरतिया अस्पताल में करवाया गया और जो पुलिस के द्वारा टीमें हैं वो भी गठित की गई। हालांकि अभी तक जो आरोपी है वो पुलिस गिरफ्त से दूर है। इस तरह के जो गंभीर अपराध हैं, जो जघन्य अपराध है, उसके अंदर आरोपियों का ज्यादा देर तक जो बाहर रहना है वो अपने आप में एक सवालिया निशान है। वो पुलिस पर लगाता है कि मैं रोकना चाहता हूं आपको थोड़ा सा। इस वक्त हमारे साथ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जुड़ चुकी हैं। संगीता जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद बहुत। संगीता जी, आए दिन इस तरीके से रेप की घटनाएं सामने आ रही है और अब एक और घटना चूरू में एक नाबालिग के साथ पहले उसे जमकर पीटा गया, उसके बाद उसका गैंगरेप किया गया। क्या आपके संज्ञान में आई है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं उदयपुर दौरे पे थी और तब ये मामला मेरे संज्ञान में आया। तुरंत प्रभाव से एसपी से बात कर और पूरे मामले की जानकारी चाहिए है और वहाँ की बाल कल्याण समिति को पूरी तरह से टेलीफोन के माध्यम से सचेत किया है कि वहाँ जाए, बच्ची से बातचीत करे, परिवारजनों से मिले और बच्ची को सपोर्ट पर्सन और साथ ही साथ बच्ची के सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर और बच्ची की जो परीक्षा चल रही है उसको लेकर हम चिंतित हैं। उन सब चीजों की मैंने आवश्यक दिशा निर्देश वहाँ की बाल कल्याण समिति, जिला कलेक्टर, एसपी को दे दिए हैं और समय टाइम मैं उनकी रिपोर्ट लेती जा रही हूँ और जो भी इसमें संदिग्ध हैं उसके लिए भी राउंड अप करने का कार्य पुलिस विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया है, ऐसा एसपी महोदय ने मुझे बताया। तो बिल्कुल बच्ची के साथ है बाल आयोग और बच्ची को बेहतर स्वास्थ्य और साथ लेकिन में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है संगीता जी। और दरिंदगी ऐसी देखिए कि एक लंबे समय से जो आरोपी है उसको ब्लैकमेल कर रहा था और वीडियो के नाम पर और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दे रहा था। उसके बाद जो है वो 10 तारीख की घटना है, 10 मार्च की घटना, जब उसे खेत में ले गया, जबरन अपने दोस्त के साथ उसका रेप किया, गैंगरेप किया। उसके साथ ना सिर्फ गैंगरेप किया बल्कि दरिंदगी में उसके साथ जमकर मारपीट भी की गई। बिल्कुल गंभीर बात है और हमने पुलिस को स्पष्ट कह दिया है कि सभी तरह से पूरे प्रयास करके उस आरोपी को धरपकड़ के लेकर आए
और बच्ची को बिल्कुल बाल आयोग कोशिश प्रयास करेगा बच्ची को पूरा न्याय मिल सके और उसको वापस मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आवश्यक काउंसलर भी रखाया जाएगा, बच्ची के सपोर्ट पर्सन भी रखा जाएगा और जो मुजरिम है उसको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा मिले। इसके लिए भी बाल आयोग पूरी तरह से अपना हर संभव प्रयास करेगा ताकि एक सबक मिल सके, एक समाज में मैसेज जा सके ताकि हमारी बच्चियां सुरक्षित रह सके। बिल्कुल संगीता जी, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। आखिरकार बाल संरक्षण आयोग ने इसे लेकर संज्ञान लिया। संगीता बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने एसपी से इस पूरे मामले को लेकर बात की है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जेल में ही मरेगा दुष्कर्मी, नाबालिग से रेप करने वाले को कड़ी सजा सुनाई गई है। अजमेर पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, आरोपी राजू बारोलिया अंतिम सांस तक जेल में रहेगा। 20,000 रुपए का जुर्माना कोर्ट की तरफ से लगाया गया है। मार्च 2020 का ब्यावर का यह मामला है, जहां पर 12 वर्षीय मासूम से उसके घर में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था और अब इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अभिजीत दवे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, एक महत्वपूर्ण फैसला पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 की तरफ से सुनाया गया, क्या कुछ जानकारी? देखिए हेमंत, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण फैसला इस लिहाज से भी है कि कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाते समय जो आरोपी है राजू, उसको अंतिम सांस तक जेल में रहने के आदेश दिए हैं और जो ये घटनाक्रम है 31 मार्च 2020 के ब्यावर शहर थाने का ये मामला है, जहां पर ये आरोपी राजू है, इसने अपने ही पड़ोस में रहने वाली जो एक 12 वर्षीय नाबालिग है उसको बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और समय रहते चालान पेश करते हुए इस पूरी कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया और 2 साल के अंदर अंदर इस पूरी कानूनी कार्रवाई को अंजाम देने के साथ ही जब तमाम अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह और 12 दस्तावेज पेश करने के बाद आज पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने आरोपी को सख्त सजा सुनाते हुए। जी चलिए अभिजीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर वसुंधरा राजे के करौली दौरे से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे का करौली दौरा और अब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे करौली शहर पहुंच गई हैं। दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा पूर्व सीएम ने किया है और साथ ही दंगे में हुए नुकसान का जायजा लिया है। बड़ी खबर है, वसुंधरा राजे का एक करौली दौरा। इससे पहले वे केला देवी मंदिर गई, वहां पर जोरदार उनका स्वागत किया गया। उन्होंने पूजा अर्चना की और कई लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, करौली की तस्वीरें जहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची दंगा प्रभावित इलाके में और वहां पर स्थिति को देखा है, जायजा लिया। पुलिस प्रशासन के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। कई नेताओं की मौजूदगी में जब वे यहां पर पहुंची, अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी विस्तृत तौर पर। तो महत्वपूर्ण दौरा है वसुंधरा राजे का, करौली शहर का दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। दंगे में हुए नुकसान का जायजा वसुंधरा राजे ने लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, वसुंधरा राजे का महत्वपूर्ण दौरा करौली का, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा हेमंत, ये जैसे ही वसुंधरा राजे जी केला देवी से करौली पहुंचे, सबसे पहले इन्होंने जो दंगे में घायल लोग हुए थे उनमें अमित शर्मा और विपिन शर्मा, इन लोगों के घर पहुंची है, वहां उनकी कुशलक्षेम पूछी है और उनके परिजनों को सांत्वना दी है। साथ ही उन लोगों से जो खासतौर से विपिन शर्मा के घर मैडम करीब आधा घंटे रुकी और वहां उन्होंने पूरे घटनाक्रम की विपिन शुक्ल जो है उनसे जानकारी ली, किस तरह से हालात थे, किस तरह से ये घटना हुई, कहाँ कहाँ पथराव हुआ, क्या क्या कौन कौन लोग घायल हुए, उन लोगों की जानकारी ली है। इसके बाद सीधी ये करौली शहर में पहुंच गए, जहाँ इन्होंने फूटाकोट, अटवाड़ा, खेत बाजार जहाँ पथराव हुआ था और जो पथराव का आरोपी है मतलूब अहमद, उसके घर पहुंची है और उसके घर के आसपास के सारे क्षेत्रों की जानकारी ली है। जो नुकसान हुआ उसका जायजा लिया है, टूटी हुई जो बिल्डिंग है उनको देखा है। साथ ही स्थानीय लोगों से रुक कर जो है वसुंधरा राजे ने बात की है और जो क्या घटनाक्रम हुआ, किस तरह से लोगों के नुकसान हुए, क्या उन चीजों की जानकारी ली है। जी हेमंत। जी धर्मेंद्र, क्या दोनों पक्षों से बातचीत की है वसुंधरा राजे ने? दोनों पक्षों को सुना है और उनके साथ कौन कौन लोग मौजूद रहे? अभी क्या अपडेट है इसे लेकर आपके पास?
देखिए, बात करें उनके साथ की तो सांसद दुष्यंत, इसके साथ ही करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष और अन्य लोग यहाँ मौजूद थे। जो सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया यहाँ पिछले कई दिनों से डेरा डाली हुए हैं, उनसे यहाँ घटनाक्रम की जानकारी ली, उन्होंने खेतों का दौरा लिया, उसकी जानकारी पूछताछ की है। साथ ही जो स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनसे बात की है। साथ ही जो रास्ते में पड़ने वाली दुकानें, जिन दुकानों में नुकसान हुआ या अन्य लोग जो आसपास मौजूद थे, उनसे भी बात कर मैं जो है वसुंधरा राजे ने जानकारी ली है। जी हेमंत। धर्मेंद्र, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दौरा हुआ है करौली में और साथ ही साथ पूरी की पूरी एक जांच टीम यहां पर बीजेपी की पहुंची थी। उसके बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहां पर पहुंचे थे, सांकेतिक धरना भी दिया था और अब वसुंधरा राजे का दौरा, राजनीतिक मायने इस दौरे के क्या हैं? देखिए, अगर बात करें राजनीतिक मायनों की तो अभी तक जो है भाजपा के काफी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और उन्होंने न सिर्फ दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, साथ ही जो पीड़ित हैं उनसे भी मुलाकात की और घटनाक्रम की जानकारी ली है। अगर बात करें कांग्रेस की ओर से अभी तक एक दल आया था जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह और विधायक रफीक खान भी मौजूद रहे। इसके बाद करौली जो क्षेत्रीय मंत्री हैं रमेश मीणा, वो करौली पहुंचे, उन्होंने दोनों पक्षों से चर्चा की है और घटनाक्रम की जानकारी ली है, साथ ही समझाइश कर लोगों से मामला शांत करने के भी प्रयास किए थे। अब साथ ही स्थानीय जो विधायक हैं लाखन सिंह, उन्होंने भी क्षेत्र का कई बार दौरा किया है और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे राजनीति गर्माती जा रही है। जी अहमद। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वसुंधरा राजे का करौली का दौरा, हिंसा मिखाइल अमित शर्मा के घर पहुंची राजे और यहां पर उन्होंने पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से मुलाकात कर उनके कुशल क्षेम जानी है। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, पूर्व मंत्री यूनुस खान भी उनके साथ मौजूद रहे और साथ ही साथ पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, राजपाल सिंह शेखावत, पूर्व मंत्री भी मौजूद रहे। कई बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी में वसुंधरा राजे दंगा प्रभावित इलाकों में गईं और वहां पर स्थिति का जायजा लिया। इससे पहले वसुंधरा राजे ने कैला देवी के दरबार में धोख लगाई और अमन चैन की मनौती मांगी। इस मौके पर मंदिर ट्रस्ट प्रशासन की ओर से राजे का स्वागत किया गया और माता की चुनरी के साथ उन्हें प्रसाद भी भेंट किया गया। तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे करौली में पहुंची। तस्वीरें वसुंधरा राजे के करौली दौरे की और इससे पहले वसुंधरा राजे ने कैला देवी के दरबार में धोख लगाई, अमन चैन की कामना की और इस मौके पर मंदिर ट्रस्ट प्रशासन की ओर से राजे का जोरदार स्वागत किया गया। माता की चुनरी के साथ उन्हें प्रसाद भेंट किया गया। उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, मंदिर की तस्वीरें हैं, कैला देवी के दरबार में वसुंधरा राजे और उनका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। यहाँ पर पहुँचने पर उन्होंने खास पूजा अर्चना की है और साथ ही साथ मां कैला देवी से यही कामना की कि प्रदेश में सुख शांति हो, अमन चैन हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। करौली से इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। 11 दिन बाद आज करौली में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है। करौली में पटरी पर जिंदगी लौट रही है और आज कर्फ्यू में 9 घंटे की ढील दी गई है। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक ये ढील है। शहर में 10 दिन के बाद इंटरनेट सेवाओं की बहाली भी हुई है और ऐसे में लोगों ने राहत की सांस ली है। करौली कांड में अब तक 22 आरोपियों को जेल भेजा गया है। तमाम बाजारों में आज 9 बजे से ही लगातार रौनक देखने को मिली और काफी संख्या में चहल पहल, लोग खरीदारी करते हुए नजर आए, जरूरत के सामान खरीदते हुए नजर आए। और जब कर्फ्यू में ये बड़ी ढील दी गई है 10 दिनों के बाद, तो ऐसे में लोगों ने अपने जरूरी काम काज भी निपटाए हैं। अब आज जो है वो कर्फ्यू का आखिरी दिन है और प्रशासन की ओर से इसको लेकर के समीक्षा की जाएगी कि आगे कर्फ्यू कितना बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। इसे लेकर के प्रशासन की ओर से बैठक के बाद निर्णय किया जाएगा। बहरहाल हम आपको बता दें कि 11 दिनों के बाद आज करौली में एक बार फिर से पूरे बाजार खुले, सभी दुकानें खुली और बाजारों में चहल पहल देखने को मिली। 9 घंटे की ढील आज दी गई और साथ ही साथ इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदी हटा ली गई है।